नाज़रीन, ये है रेड लाइन। वो कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। आज मौलाना फजल रहमान ने सुनार के बाद लोहार वाले हथौड़े के ऊपर कमेंट किया और कहा कि हम ये हथौड़ा नहीं मानते। आप एक बड़े अहम मनसब पर फायज है चीफ जस्टिस साहब, वहाँ से बैठ के हमारी बेइज्जती ना कीजिए। प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं एक समरी फॉर्म में कि मौलाना आज क्या कहा। जनाब चीफ जस्टिस साहब और आपके 2 रुफका या 3 रुफका, मैं बराह रास्त आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कुर्सी पर बैठकर हमारी तौहीन कर रहे हैं। आप पूरी कौम को जलील कर रहे हैं, जिसको हम मुल्क की सियासत के दायरे से निकालना चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट उसको सियासत का महवर बनाने की कोशिश कर रही है। ये नहीं चलेगा। आज हमें हथौड़े के सामने कहा जा रहा है कि आप मुज़ाकरात करें और बातचीत करें। मैं आपके इंसाफ को तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं आपके हथौड़े को तस्लीम नहीं करता। हथौड़ा नहीं चलेगा। अगर आपने जबर की बुनियाद पर हम पर फैसले मुसल्लत किए, तो फिर हम भी आपकी अदालत में जाने की बजाय अवाम की अदालत में जाएंगे। अब सोचा जा रहा था कि आज तीन रुकनी बेंच सियासी मुज़ाकरात के अंदर कोई पेशरफ्त रजिस्टर करके मामले को छोड़ेगा। हमें यह भी बताया गया कि जब 3 रुकनी बेंच ने कल मुज़ाकरात के ऊपर बात की तो कहा कि अगर ईद उल फितर का चांद नज़र नहीं आया तो कल, यानी जो आने वाला कल है, उस दिन भी समाअत करेंगे। लेकिन 3 रुकनी बेंच आखिर में आके असेंबल नहीं हुआ। ख़बरें ये भी गर्दिश की कि इनमें से एक जज साहब जो हैं वो शायद दूसरे जज साहिबान के साथ उनके व्यूज़ कुछ मुताबिकत नहीं रखते थे, और जो आखिर में ऑर्डर जारी हुआ उसके अंदर भी आपको काफ़ी ढीलापन नज़र आता है। ये बताया गया कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ, लेकिन हतमी तौर पर मामले को तय नहीं किया गया। अब 27 को 11:30 बजे कोर्ट में दोबारा असेंबल होना है। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, माहिर कानून मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, शाह खावर साहब वकील थे, और एक पिटीशन में जिसके अंदर ये तमाम बात की गई कि एकतरफा इंतखाबात आपको डेट जो है वो नहीं देनी चाहिए, कंसेंसस के ज़रिए सूबाई और मरकज़ के इंतखाबात को आपको करवाना चाहिए। वो रिप्रेजेंट कर रहे थे उस पटिशनर को। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अहमद बिलाल महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। इसी प्रोग्राम में नाजरीन हम मल्टीनेशनल कंपनियों की दुहाई का भी जिक्र करेंगे। बहुत परेशान हैं, वो अपने प्रॉफिट्स को बाहर नहीं भेज सकते। 1.5 बिलियन डॉलर्स की खतीर रकम रुकी हुई है, और वो कह रहे हैं जी कि इसहाक डार साहब हमारी बात सुने। इसमें आमिर पराचा साहब जो CEO हैं यूनिलीवर के और सदर हैं ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनकी भी बात आपको सुनवाएंगे जो मैंने कुछ दिन पहले रिकॉर्ड की। जी ज़फ़रुल्लाह साहब, अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैं भी हामिद मीर का प्रोग्राम देख रहा, आप इतने गुस्से में क्यों? आज तो कोर्ट ने सियासतदानों को रास्ता फराहम किया, वाई यू सो एंग्री? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बिस्मिल्लाह इसलिए पढ़ रहा हूँ कि थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा बात ये है कि ना, ये इलेक्शन और नो इलेक्शन ये कोई इतनी अहम बात नहीं है। इलेक्शन होने चाहिए। बात मुझे जो है ना, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, मुझे दुख होता है। किस चीज़ का दुख? पाकिस्तान की तारीख में हमें इंडिविजुअल केसेस में तो इंसाफ मिलता रहता है, बड़े हम खुश भी होते हैं, हमारा रोज़गार भी, लेकिन जो 10 बड़े, अगर आप मुझे कहें ना कि जो सियासी फैसले जिनके ऊपर मुल्क की तकदीर बदल गई, ख़राब हो गई, वो सारे अवाम के ख़िलाफ़ है। मुझे इस पर बड़ा दुख होता है। नहीं तो आज इस दुख के इजहार का क्या मतलब? ये कोई चीज़ नहीं है। बात ये है कि ये सारा फसाद जो है जो पैदा हुआ, पनामा में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आपने उठा के बाहर फेंक दिया। उसके बाद अब वो सिस्टम अनवाइंड हो रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट चलो अकल सीख गई, वो चली गई है। उसके कुछ जो है अदालतों ने उसको, इमरान खान को 63A का जो आपने फैसला किया है यहाँ पंजाब में, जिससे ये सारा फसाद पैदा हुआ, और फिर आप हमें कहते हैं आइन। मुझे गुस्सा इसलिए भी आ रहा है, हेयरिंग में कहते हैं जी 14 मई, अच्छा सारे इकट्ठे हो जाएं तो आगे भी ठीक है। भाई कौन सा वो आइन होगा जो आइन कहता है कि 14 में तो के बाद चला जाएगा तो हलाला करना पड़ेगा, और भाई 3 महीने आप जाने पे तैयार है। मैं इसलिए कहता हूँ, अच्छा मैं ऐड करने दे, चीफ जस्टिस साहब ने आज बेंच की तरफ से 2 किस्म की ऑब्जर्वेशन आ रही थी। एक हमें लग रहा था कि जिस तरह पत्थर की लकीर है 14 मई की डेट, वो डराना हिल नहीं सकता। डराना था ना वो। हाँ, किसको डराना था? लोगों को मुराद ये थी, देखे ना, ये लोग सियासतदान खड़े थे सामने। मैं तो इसके खिलाफ, मैं नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैं लाख अदब से कहूँगा, ये मेरे मुझसे सीनियर है, मुझसे ज़्यादा काबिल हैं। सुप्रीम कोर्ट होती कौन है पाकिस्तान की सियासी जमातों को बुलाने वाली? मैं होता ना अपनी पार्टी मुझसे पूछती, मैं तो खबरदार मत जाओ। यार कौन है वो? भाई सियासी मामला जज है या थुने जज लड़ रहे हैं ना आपस में। अच्छा आप मुझे आप मुकर्रर कर दो कि मैं उनको सीधा कर दूं, उनकी मीटिंग करा दूं, हम लड़ रहे हैं आपस में, लड़ते रहे। देखिए हमारे फंडामेंटल्स पाकिस्तान में गलत कर दिए गए हैं सारे के सारे, कि जज साहब बैठ के जो है तलब कर सकते हैं, डायलॉग जो है। बिल्कुल, देखिए वाई पंचायत है,
जज का क्या काम है ये? शाह खावर साहब से नहीं, मैं इससे नहीं हक में। आप ये पंचायत नहीं है तो देखिए, आपको सबमिट करने की क्या जरूरत, रिप्रेजेंट करने की क्या जरूरत? आपने नहीं किया, आपके जो नहीं, वो जाहिर है मेरी इनपुट थी, मेरी रजामंदी थी, तो मैंने किया। तो ये क्यों गया कोर्ट? देखिए, मैं आपको तलत साहब इसका बैकग्राउंड बताऊं। अभी बिल्कुल ज़फ़रुल्लाह साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि ये जो सारी जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है वो आर्टिकल 63A की कंट्रोवर्शियल जजमेंट से हुई है। उसके बाद आपने देखा है कि जब भी आला अदलिया में वो वाले कानूनी मसाइल जाते हैं जिनका ताल्लुक सियासत से हो, वो हमेशा उसमें लूज़र जो है वो कोर्ट होती है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अगर किसी एक के हक़ में फ़ैसला करना है तो वो तो उनसे खुश होता है, जिसके मुखालिफ होता है वो उसके खिलाफ जो है वो पूरा एक एक्सेप्ट। ये मामला कोर्ट के पास गया नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोर्ट ने खींच के अपनी तरफ लेके आए। मैं आपको बताता हूँ, मैं अब इसकी बता दूँ इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये पिटीशन ज़रूरी थी। मैं अभी भी इस पर यकीन रखता हूँ। उसकी वजह ये थी, एक कंट्रोवर्शियल जजमेंट आ गई 4 अप्रैल की 2023 की। उसमें जो बिगेस्ट स्टेक होल्डर थे जिनके खिलाफ जजमेंट आई वो तो हुकूमत थी या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था, जिसके एडवांटेज में थी वो PTI थी। ठीक है जी। अब एक जजमेंट है, गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि ये 3 के तनासब से पिटीशंस खारिज हुई हैं, जबकि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ने ये कहा कि ये 3-2 से हम इस पिटीशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शंस इशू की, इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या थी कि अगर एक जजमेंट गलत है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है, उसकी रेमेडी क्या है? उसकी रेमेडी ये है कि जो एग्रीव्ड है वो उसके खिलाफ रिव्यू फाइल करे। वो तो मानते नहीं है गलत है। नहीं, मेरी बात सुनो। लेकिन वो तो मानते नहीं है। मैं आपको आपका जो बुनियादी मफरूजा है पिटीशन फाइल करेगा, नीयत बहुत अच्छी, लेकिन मैं मानते ही नहीं। मेरी बात तो सुन लेना। मैं उसमें उसकी रेमेडी क्या है? मैं कहता हूँ कि ये मौक़िफ़ हुकूमत का बिल्कुल यही है कि ये 4-3 की तनासब से पिटीशंस खारिज हुई हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने मंजूर की हुई हैं। तो दिस इज़ एन एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड, जो कि रिव्यू का एक अज्जाए तरकीबी यही है कि अगर एक जजमेंट में गलती है जिसको रेक्टिफाई होना ज़रूरी है, उसमें आप रिव्यू फाइल करते हैं। उन्होंने उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली की जुम्बिश से इस मामले को फारिग कर दिया। मैं उसका हाथ भी नहीं हिलाया। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? विद कंटेम्प्ट। देखिए, मैं बताऊं, कल मैं जब रोस्टम पे था तो मैंने ये कहा कि इसमें आपकी जजमेंट को कंप्लाई विद नहीं किया जा रहा, उसमें अमल दरामद नहीं हो रहा, वट एवर इज़ द रीज़न, और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, उसको कंप्लाइंस ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या है कि जो इससे एग्रीव्ड है वो आ नहीं रहा रिव्यू में, ना गवर्नमेंट आ रही है ना इलेक्शन कमीशन आ रहा है। लिहाजा अब हम आपको ये बता रहे हैं कि आपकी जजमेंट पे अमल दरामद नहीं हो रहा है, क्योस क्रिएट हो रहा है। क्या आपको अब इसमें ये है कि हमारा मौक़िफ़ ये नहीं, उन्होंने कहा कि जज साहब ने रिक्वेस्ट हमारी थी ना। नहीं कहा क्या? रिक्वेस्ट हमारी ये थी कि एक कंसेंसस डेवलप किया जाए इस बात पे। दैट वी नो, बट जज साहब ने आपको क्या किया? हाउ डिड दे ट्रीट दिस? दे इशूड नोटिस टू द पॉलिटिकल पार्टीज, टू द गवर्नमेंट, टू द इलेक्शन। 14 मई का जो फैसला है, मैं आपको बताता हूँ, वो भी मैं आपको एक बात बताऊं, वो भी फ्लेक्सिबल है। वो इसी फ्लेक्सिबल है कि आज उन्होंने एक अंदिया दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आपको पता है कि आपने जजमेंट्स को, हमारी जजमेंट को चैलेंज नहीं किया और उसके लिए 30 डेज होते हैं, अभी भी आपके पास वक्त है। वो अभी भी उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आप रिव्यू फाइल करें। रिव्यू फाइल करेंगे तो हम उस जजमेंट को कहीं इधर उधर कर सकते हैं। रिव्यू तो आप तब फाइल करेंगे जब आप मानेंगे कि ये जजमेंट ठीक थी। आप तो कहते हैं कि वो खारिज हो गई पिटीशन। रिव्यू फाइल करने का मतलब ये है कि आप उसको इंडोर्स करेंगे ना, कि आपका फैसला मानते हैं। देखिए, मैं बताऊं रिव्यू का स्कोप क्या है। मैं एक जजमेंट से कहता हूं कि जजमेंट में गलती है, तो मैं जजमेंट में गलती को रेक्टिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रुजू करूंगा ना, कि आप इस गलती को आप गलत कह रहे हैं। वो तो गलती है ही नहीं ना, वो तो जजमेंट है ही नहीं। आपको तो यही मौक़िफ़ है। देखिए, मेरा मौक़िफ़ इससे भी आगे है और हमारी पार्टियों का भी इससे भी आगे है। हम ये कहते हैं, आप और मेरी लड़ाई होती है, हम इनके पास जाते हैं, ये जज है, ये जज रहे भी हैं माशाल्लाह, लेकिन अगर मेरी और जज साहब की लड़ाई हो जाए और फैसला भी जज साहब ने करना हो तो मैंने कहाँ जाना है? मैं तो ये पीट रहा हूँ, कोई बोले या ना बोले, इस सारे करिए की इब्तदा खिश्ते अव्वल चूँ कोनद मेमार कज, जब पहली ईंट टेढ़ी रखी जाती है ना, हज़रत शेख सादी शिराजी मुल्तानी फरमाते हैं कि ता सुरैया मीरवद इबार कज, आसमान तक दीवार टेढ़ी जाती है। पनामा से इस पट्टा बिठाया गया और 63A तक आए। वो इस जद्दों में हम जाते हैं अदालत में कंट्रोवर्सी ख़त्म करने के लिए, वहाँ कंट्रोवर्सी जनरेट हो रही हैं।
इसलिए मैं कहता हूँ आप जरा पीछे हटें, बस करें। जज साहबान पीछे हट जाए ना। हाँ, लेकिन वो तो मुकम्मल तौर पे घुस गए। मैं इस हद तक इनकी इस बात से अल्लाह करे अगर इनकी बात मान के, मुझे और इतराज़ हो सकते हैं, अल्लाह करे इनकी इतराज़ मान के अगर वो पॉलिटिशियन को स्पेस दें, मैं फिर कहूँगा ये कहना कि अभी बैठो, कल बैठो, आज फैसला करके लाओ, ये नहीं। सियासतदान अपनी पेस से चलते हैं, और अगर फ़र्ज़ किया मेरा सरबराह है शहबाज शरीफ साहब, वो फैसला कर लेता है, हमारी सेक्रेटरी कमेटी का मेंबर हो, हम कहाँ जाएंगे? हमारे राइट्स नहीं है कि हमें वैलेंटाइन बुलाया जाए, हमसे मशवरा किया जाए? इतनी कोई जल्दी नहीं है। और फिर बहुत जल्दी है, आपको पता नहीं है। आखिरी बात, हमें ये क्यों कहते हैं आपस में बैठे? मैं ये कहता हूँ आप भी आपस में बैठे। मेरे सामने पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्टेड मेरे लीडर ने खड़े होकर कहा कि जज साहब आप हमें कहते हैं आप मिलके बैठे सारे, आप तो नहीं बैठ रहे, आप मेहरबानी करके कुछ है ना, वो नहीं बैठ। नहीं यार, ऐसा नहीं है बिलाल महबूब साहब, ये कोई सेक्रेड काउ नहीं रहेगी। नहीं, वो तो बिल्कुल सेक्रेड काउ अगर है तो अवाम है, बस अल्लाह के। बिलाल महबूब साहब, आपको आवाज आ रही? जी आ रही, बिल्कुल सर, इतनी देर से आवाज ही सुन रहा हूँ। ये आई एम सॉरी, जरा लीगल मामलात को हमने तय करके आपके पास सियासी मामलात लेके आना था। आज के ऑर्डर के अंदर तीन चार बड़ी दिलचस्प बातें हैं। मैं सिर्फ इस हवाले से जिक्र करूंगा कि आज कोर्ट ने बहुत इम्प्रेस हुई कोर्ट कि सियासतदान जो है वो आइन के साथ कमिटमेंट रखते हैं। यानी एक कमाल एक बयान था कि क्या अब सियासतदानों का, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का ये काम भी रह गया है कि जज साहबान को इम्प्रेस करें और जज साहबान उसको नोट करें? जरा रिफ्लेक्ट कीजिएगा। गो अहेड। जिन्होंने आइन बनाया है, मैं सच्ची बात यह है कि आपने जहां से गुफ्तगू शुरू की थी, जो क्लैरिटी गुफ्तगू में या स्टैंड में आज फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू में थी, वो मफकूद है बाकी तमाम सियासतदानों के अंदर। आप उससे इत्तफाक करेंगे, आप उससे इख्तलाफ करें, लेकिन किस तरह क्लैरिटी के साथ उन्होंने अपने मौक़िफ़ को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किया है, मेरे दिल में उनके लिए इज़्ज़त पहले भी थी, बहुत मज़ीद इजाफा हुआ है। और मैं ख्याल है कि ये सियासतदान जो थे, जिस तरह से तेज़ी के साथ और पुरजोशी के साथ वो आज अदालत पे पहुंच गए थे, उनके एक आवाज़ के ऊपर एक दिन पहले, मेरे दिल में मुझे मायूसी हुई। ख़ासतौर पे जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी है, वो कोई सेकंड या थर्ड लेयर के लीडर भी नहीं है, वो वहाँ पे पहुँच गए थे उनकी आवाज़ पे। उन्होंने बहुत उसको पेट्रोनाइजिंगली कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं, देखिए हमारी उसके ऊपर तशरीफ़ ले आए। तो ये सीन मेरे लिए अच्छे नहीं थे। अदालत को ये क्या काम है इस किस्म के इकट्ठ करने का? वो अपनी कानून और आइन की तशरीह करे, उसके मुताबिक फ़ैसले करे। ये सियासतदानों को इकट्ठ कर लेना और फिर हिंट देना कि ये आप रिव्यू फाइल कर दें, फलां कर दें, ये सियासत है या ये अदालत है? तो मेरे ख्याल में मुझे तो बहुत मैं इम्प्रेस नहीं हुआ। और फिर उनके 2 दिन 3 दिन की कार्रवाई में कई ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं। एतमाद खो चुकी है कन्वेंशन के मुताबिक हुकूमत, उनका ये कहना, फिर ये कहना कि आर्टिकल 84 को इस्तेमाल करें, जो इंतहाई काला कानून, पार्लियामेंट के पास न जाए, क्यों करें, खुद से इस्तेमाल कर लें पैसे लेने का हक, और बाद में चले जाना पार्लियामेंट को। ये कैसी अदालत है? ये कैसे अहकामात है जो वो दिए जा रहे हैं? तो ये सारा कुछ इंतहाई मायूस कुन था मेरे लिए। तो तरह साहब, मैं अगर इसके बारे में कोई तबसरा करूं, सिराजुल हक साहब का आपने जिक्र फरमाया 2014 में, पर सिर्फ आपको मवाद थोड़ा सा देते हुए आप तबसरा बेशक जारी भी रख सकते हैं कि 2014 में इमरान खान का जो फेमस या इनफेमस धरना था, उसकी इब्तदा लाहौर से यहाँ तक आने में सिराजुल हक साहब ने ज़मानत दी थी कि वो इससे आगे नहीं जाएंगे। फैज़ाबाद से लेके 0 पॉइंट तक ज़मानत दी थी कि उससे आगे नहीं जाएंगे। 0 पॉइंट से लेके रेड जोन तक ज़मानत दी कि उससे आगे नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल। तो फिर जब रेड जोन में पहुँच गए तो फिर उसके बाद जो ज़मानत देने वाला था वो मौजूद नहीं था। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि दूसरी जमातों को रिप्रेजेंट करने की क्या जरूरत थी अपने आप को? चले, सिराजुल हक साहब ने तो कर दिया, हुकूमती जमात भी मौजूद है, बाकी इत्तेहादी भी मौजूद हैं, उनको जाने की क्या जरूरत थी आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में सिराजुल हक साहब को तो जाने की थोड़ी सी जस्टिफिकेशन बनती थी, क्योंकि वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, उन्होंने कोई पोजीशन नहीं ली हुई थी। बाकी जमातों की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, उन्होंने इस पूरे केस में एक पोजीशन ली हुई थी और उस पोजीशन के बिल्कुल अबाउट टर्न था ये, वहाँ पे चले जाना, उनके सामने पेश हो जाना और फिर अपनी तावीलें पेश करना। मेरे ख्याल में बिल्कुल ये तरीका नहीं था। उनको चाहिए था कि वो कंसल्टेशन करते आपस में पहले, जो उन्होंने नहीं की, गालिबन अपनी पार्टियों से करते, अपने कोalition में करते, और एक बावकार तरीके से अगर जाना भी होता तो
जाते, मेरे ख्याल में बहुत हेस्ट में गए हैं, बहुत तेज़ी में गए हैं। उससे सियासी जमातों का पहले भी हमारे मुल्क में अदालतों के सामने जब पेश होते हैं तो बहुत इज्जत पे इजाफा नहीं होता, तो आज तो और भी एक साबित हुआ कि इस पर इजाफा नहीं हुआ, तो उनको नहीं जाना चाहिए था मेरे ख्याल। शाह खावर साहब एट दिस पॉइंट, खावर साहब यही हम नुक्ता रेस कर रहे थे कि ये जो तकब्बर को आप फीड करते हैं और जब आप जाके गिड़गिड़ाते हैं, जब उनका दरवाजे पे आप दस्तक देते हैं, फिर उनको कहते हैं जी कि हम ये कुछ कर सकते हैं, तो वो फिर आपको कान से पकड़ के घुमाते हैं। That's the issue with the petition that you had. तलत साहब, मैं एक दोनों से हजरात से क्वेश्चन करूँगा, अपने भाइयों से, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब से भी और अहमद बिलाल महबूब साहब से भी। ये कहते हैं कि इनको आज बड़ी मायूसी हुई है कि ये जितनी लीडरशिप है वो अदालत में चली गई है और उन्होंने एक नुक्ते पर पहुँचने के लिए मुफाहमत का जो है एक अंदिया दिया। क्या इनके लिए वो सिचुएशन ज़्यादा आइडियल होती कि आज जो ये बेंच है जिन्होंने फैसला किया हुआ है 4 अप्रैल 2023 का, उसमें वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू करते वज़ीर आज़म को, और उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इशू करते कैबिनेट को, पार्लियामेंट के मेंबर्स को, और एक यहाँ पे एक वॉर शुरू हो जाती? क्या आपके लिए वो एक आइडियल एक माहौल होता जिससे कि पाकिस्तान की सियासी अदम इस्तेकाम में और जो है वो इजाफा होता, आपकी मुआशी मसाइल में जो है वो इजाफा होता, अदम इस्तेकाम होता? मैं ये कहता हूँ कि ये जो एक प्लेटफॉर्म हमारी पटिशन से मुफाहमत का सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अगर जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये उस सिनेरियो से बहुत बेहतर है जिसकी मैं आज निशानदेही कर रहा हूं। आपको क्लैरिटी है कि अगर ये ना करते तो ये हो जाता। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये आपने उनको रास्ता देना है। देखिए, किन को रास्ता? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, किन को रास्ता देना है? सुप्रीम कोर्ट को रास्ता देना है आपने। सुप्रीम कोर्ट को रास्ता बिल्कुल देना है, उसकी इसलिए भी देना है। सुप्रीम कोर्ट को क्यों रास्ता देना है? मेरी आप थोड़ी सी तामुल से सुन लें। बताइए। बात ये है कि जजमेंट है गलत है, मैं भी कहता हूँ गलत है। उस जजमेंट को कौन ठीक करेगा? पार्लियामेंट ठीक करेगी? क्या जलसे में आप कन्वेंशन में ठीक करेंगे? नो, द प्लेटफॉर्म इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही जाना है। मैंने कल भी ये बात की, मैंने कहा जो 3 रुकनी बेंच था, मैंने कहा इनसे गलती ये हुई है कि इनको रिव्यू फाइल करना चाहिए था। रिव्यू के साथ आपको एक लीगल कोर्स में आपको ले आते। रिव्यू के बाद फिर आपके पास ये थी कि इस पर लार्जर बेंच बना देते। अगर वो रिक्वेस्ट करते तो ये तमाम मसाइल हल हो सकते। तो ये तमाम घमसान का रन जो है 3 जजेस की जजमेंट, गलत जजमेंट को रास्ता देने के लिए बनाया गया। इस पूरी सिचुएशन से रास्ता देने। वो किसने बनाई है सिचुएशन? देखिए, जिसने भी बनाई है, अगर जहां पे कह दिया ना, तो जहां पे भी गलत जजमेंट ने बनाई। देखिए, जहां पे भी गलती है, यहां पे रिव्यू में बहुत सारी, देखिए यहां पे रिव्यू में बहुत सारी जजमेंट्स बिल्कुल ऑपोजिट। अब वो उस पे कंटेम्प्ट पे आएंगे जरा। मैं दोनों बात, पहली बात तो ये है, मैं टेक्निकल बातों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन एक पॉइंट उठाए जल्दी से आवाम को जवाब दे दूं। रिव्यू के जहां भी लिखा होता है ना, पहली लाइन होती है आप इट्स ओन आर बाय एप्लीकेशन। तो अगर रिव्यू खुद भी अगर उनको पता है तो वो कर सकते हैं, मैं इस बहस में जाते हैं, खुद रिव्यू कर सकते हैं। हर लॉ में पहली लाइन यही होती है रिव्यू की, लेकिन मैं इस बहस में नहीं जाता, ये बड़ी मेरे नज़दीक छोटी बात है। बात ये और है, बात ये है कि दुनिया इंसानी तारीख़ में 3 नुक्ता है नज़र रहे हैं। डिवाइन राइट हुकूमत का, अल्लाह ने बनाया, मैं मुल्ला उमर सब हम सब ऐसे ही हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं। एक होती है रूल बाई पावर, बादशाहत जितनी फ़ौज से लेकर सारी, ये दुनिया मुस्तरद कर चुकी है। अब रह गई रूल बाई कंसेंट कि मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मैंने स्टेट बनाई है। जब मैंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट बनाई है, मेरा तो थीसिस यही है कि पाकिस्तान में इसको किसी ने माना नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं मानती। एस्टेब्लिशमेंट कौन है? बड़ा भाई फौज, फिर अदालत हिस्सा है उसका, और उसके बाद सिविल सर्विस सीनियर, वो मानते नहीं है। ये जो कार्रवाई सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट में हो रही है ना, वो है यही क्या कि आप आवाम हैं क्या? यू आर नोबडी। हमारे पास डंडा है, हम कर देंगे। मुझे तो इस पे प्रॉब्लम है, रास्ता देने के लिए मैं उस पर इतराज नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा प्रोसेस ही गलत है। उन्होंने द वे दे ट्रीट प्राइम मिनिस्टर्स, पार्लियामान ने, मैं बिलाल साहब से कहता हूं, मैं तो कहता हूं कि पार्लियामान को पहले खड़ा होना चाहिए था, देना कंटेम्प्ट। ये जंग अभी एक स्टेज तंग आके पार्लियामान बोलना शुरू किया और हुकूमत ने ये कंटेम्प्ट का नोटिस दें, ये मामला आगे बढ़े। जदलियाती मालियत के तहत ये कट्टी कट्टा निकले, और अभी भी चलो सेटलमेंट हो भी जाती है इस पिटीशन के थ्रू। फिर भी मैं कहता हूँ एक कदम तारीख आगे बढ़ी है, पार्लियामान ने स्पाइन पैदा की। आई हैव टू टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद आएंगे कि जरूरी है कि इस मामले को इसी तरीके से तय किया जाए, या आप इस तजाद को होने दें, आगे जाने दें, किसी नतीजे पे पहुंचने दें, वरना फिर ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। ब्रेक के बाद
नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में शाह खावर साहब ने एक बड़ी बात कर दी कि ये कोर्ट के गलत फैसले की वजह से जज साहबान जो हैं वो एक बंद गली में हैं, तो उनको रास्ता देने के लिए मुफाहमत का एक सिलसिला शुरू किया गया है, जो कोई बुरी बात नहीं है और इससे हुकूमत की भी बचत है और कंटेम्प्ट नोटिस भी प्रीएम्प्ट हो सकते हैं। ज़रा मैं बिलाल महबूब साहब का पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर ले जाऊँ और फिर शाह साहब आपके पास आऊँगा। गो अहेड बिलाल साहब। जी तलत साहब, मुझे शाह खावर साहब की जो पिटीशन है ना उस पर एतराज़ नहीं है, उनकी एप्लीकेशन पे एतराज़ नहीं है। वो ठीक है, वो एक आज़ाद शहरी की तरफ से उन्होंने एक एप्लीकेशन आई है, वो पेश की है, वो उसे प्लीड करे। मुझे तो एतराज़ सियासी जमातों पे जिन्होंने एक पोजीशन ली थी उस पर अबाउट टर्न लिया। इसी बेंच के बारे में उन्होंने एक पोजीशन ली हुई थी, पार्लियामेंट की करारदादें थी और एक नहीं एक से ज़ायद करारदादें थी। आज उन्होंने अचानक अबाउट टर्न ले लिया क्योंकि अदालत ने उन्हें बुला लिया था। तो ये क्या, ये किस किस्म की सियासत है? लेकिन शाह खावर साहब का मानना ये भी है, वो पिटीशन से जरा आगे की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा रास्ता है, वरना कंटेम्प्ट के तहत जो है वो प्राइम मिनिस्टर फारिग हो जाना था, सियासी केओस बढ़ जाना था। नहीं, वो शाह खावर साहब की एप्लीकेशन अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन सियासतदानों को जाने की ज़रूरत नहीं थी। शाह खावर साहब की एप्लीकेशन के ज़रिए उनको वाकई रास्ता मिलता था और उसके ज़रिए से वो आइन की इंटरप्रिटेशन, इन्होंने कहा ना कि एक ही दिन होने चाहिए तमाम इंतखाबात, और इसको उन्होंने कहा कि इसके अंदर वज़न है इस बात में। इसी पॉइंट के ऊपर अदालत को अपनी कार्रवाई आगे चलानी चाहिए थी कि सियासतदानों को बुलाना, इत्तफाक की राय पैदा करना, ये क्यों ज़रूरी था और ये अदल और इंसाफ करने के लिए वो क्यों ज़रूरी है? देखिए ना, सुलह सफाई होना एक अच्छी बात है, लेकिन ये अदालत का काम नहीं है। अदालत का काम है कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करे। इनकी एप्लीकेशन में इतना मवाद मौजूद है कि बजाय सियासतदानों को बुलाने के उसी मवाद के ऊपर ये अदालत फैसला करती और कोई रास्ता निकालती। तो मेरे ख्याल में बिलाल साहब जरा ब्रास टैक्स की हार्ड फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। शाह खावर साहब ने जो पिटीशन ली वो बड़ी अच्छी है अपनी जगह पर, लेकिन आज कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर जारी किया गया उसके अंदर लिखा गया कि कौमी इंतखाबात चारों असम्बलियों और कौमी असम्बली समेत और बकर ईद से अंदियाई दिए गए, बकर ईद से मुमकिन तौर पर पहले या उसके इर्द गिर्द या उसके फ़ौरन बाद, जिससे मुराद ये है कि छोटी ईद के फ़ौरन बाद इनकी हुकूमत को कौमी असम्बली तहलील करनी होगी, जिससे मुराद ये कि छोटी ईद के फ़ौरन बाद सिंध असम्बली तहलील होनी होगी, जिससे मुराद ये कि छोटी ईद के बाद बलोचिस्तान की असम्बली तहलील होनी होगी। आप मुफाहमत करा रहे हैं या असम्बलियाँ तोड़वा रहे हैं? नहीं, देखिए हमारा काम ये नहीं है। तो जज साहब तो ये तशरीह कर रहे हैं। हमारा काम है, हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऑब्लिगेशन है, उसको हमने पिटीशन की सूरत में दिया। अब उसमें अगर एक कंसेंसस डेवलप होता है, मैं अभी भी इस पे बात पे बिल्कुल कायम हूँ और मैं यकीन रखता हूँ कि ये अक्टूबर में इलेक्शंस को हरफ आखिर नहीं है। अगर एक कंसेंसस डेवलप हो जाए, इसमें मुल्क में चारों असम्बलियों के कौमी असम्बली के इलेक्शंस एक दिन हो, तो ये वो अगर सितंबर में हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। मतलब ये ठीक है कि 18 सितंबर से मैं 14 मई को भी एंडोर्स नहीं कर रहा, उसकी भी जरूरत नहीं है। मैं उसको भी समझता हूं कि वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर से एक्सीड किया। आप इतना करीबी ले आए हैं तो फिर अक्टूबर के अंदर असेंबलियों को अपनी मुद्दत पूरी करने दें, ये भी तो कमिटमेंट है। मैं ये कहता हूं, देखिए सबसे पहले ये है कि अगर एक वसी तरह डायलॉग पॉलिटिशियंस में, पॉलिटिकल पार्टीज में हो जाए, ये बड़ा जरूरी है। और उस पे अगर वो किसी एक मिडल वे पे मुत्तफिक हो जाए तो कोई अगर होना हो तो अभी तक नहीं हुआ। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी बात की बाय द वे कि विद अ गन टू अवर हेड आप कंसेंसस क्राफ्ट करवा रहे हैं या कंसेंसस को कोर्स करवा रहे हैं? पहले साहब एक बात बताएं, एक फैसला हो गया, गलत है वो, जब तक वो फैसला दुरुस्त नहीं होता रिव्यू में, मेरी बात सुन ले, उसको इम्प्लीमेंट होना है, उसको इम्प्लीमेंट होना है। रिव्यू का जो रखा गया वो इसीलिए रखा गया, रिव्यू होता किस बात पे है कि व्हेन देयर इज एन एरर, अपरेंट एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। शाह खावर साहब उसको दुरुस्त करते करते आप कौमी असेंबली, 2 सूबाई असेंबली को तहलील कर देंगे। देखिए मैं बताऊं, ये क्या उनका 4 जो अप्रैल का फैसला है उसमें उन्होंने, मैं कहता हूं चलो गलत डेट दे दी है 14 मई की, वो कैसे रेक्टिफाई होगी? वो रेक्टिफाई तभी होगी आप उसके खिलाफ रिव्यू करेंगे, कोर्ट को रियलाइज कराएंगे ये गलती है, आप इस पर लार्जर बेंच तश्कील दें। मैं बात बताऊं, उस दिन एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के मौके पर खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये बात कही थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक फुल कोर्ट बेंच बना दे और उसमें ये तमाम चीज़ें मुतनाज़ा रख दें, जो फैसला हो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, तो वो फुल कोर्ट खुद तो तश्कील नहीं देगी, है ना। आपको रिजॉर्ट करना होगा आर्टिकल 188 रिव्यू कि आपसे ये गलती होगी, इस गलती को दुरुस्त करें, उस पर पूरा बेंच बनाएं। तो मैं ये समझता हूँ 22.5 करोड़ अवाम जी बेसिकली अब हॉस्टेज है
एक ऐसे फैसले को जिसको हमने दुरुस्त करने का रास्ता निकालना है, और उस रास्ता निकालते हुए कॉस्ट 2 सूबाई असम्बली की मुमकिन तौर पर कंसेंसस के जरिए और एक कौमी असम्बली है। बिल्कुल। जब मुझे कंप्यूटर बनाना नहीं आता ना, मुझे आप कहेंगे ना कल कंप्यूटर ठीक कर दे, मैंने यही कुछ करना है। जजों को क्या पता, विद आर रिस्पेक्ट, वो कानून में होंगे सिसरो या लॉर्ड जेनिंग होंगे, लेकिन उनको कहो कि ये सियासी मामला ये यही कुछ होना है। देखिए बिलावल ने जो बात की ना, मैं 2-3 दिन से ना, एक मुझे हबीब जालिब की एक गज़ल है, उसमें वो आपने सुनी होगी, वो हफीज़ लंदरी से मुलाकात का किस्सा बताता है। वो कहता है, मुझे कहते हैं गन पे मुझे फौज मुझे गन से कहती है मोहब्बत करो, गन मेरे पे रखती है मोहब्बत करो। कहता है गन से मोहब्बत थोड़ी होती है। अब भाई मुज़ाकरात होते ही कंसेंट से हैं, ठीक, कोर्शन से नहीं। 3 महीने में 3 घंटे में करके लो यार, को मजाक है। दिस इज इंसल्ट टू द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, टू बी ऑनेस्ट। मैं महबूब साहब से इत्तेफाक करता हूँ, इनको नहीं जाना चाहिए। मैं तो कहता रहा हूँ नहीं जाना चाहिए। Who are they to tell us? Who are they to tell us? Yes. बिलाल साहब, आखिरी सेंटेंस फ्रॉम यू, टेल अस, who are they to tell us? नहीं, मैं इसे रिपीट करूंगा कि ये जो सियासतदानों का इस उजलत में जाना और फिर उससे एग्री कर लेना कि 4 बजे हम दोबारा आएंगे, यानी 3 घंटे के अंदर वो क्या कर लेते हैं, इससे उनकी इज्जत और उनके वकार में ये बटालियन है, पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और वो 3 घंटे के बाद बटालियन नहीं है ये। क्या अब उनसे तवक्को ये की जा रही है कि आप एक इत्तेफाक राय पैदा करके आए और हमारे सामने अर्ज गुजारें, तो हम शायद उसे तस्लीम कर लें, गुंजाइश पैदा कर लें। साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप रिव्यू भी फाइल करें, हो सकता है हम आपसे उसमें से रास्ता निकल आए। ओके, अब जजों को रास्ता देना है जी, बॉटम लाइन ये है। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप CEO हैं यूनिलीवर के, और जाहिर है आपने अभी ये जो ओवरसीज इन्वेस्टर चेंबर इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बनाया उसके सदर भी हैं। लेकिन पहले मैं बतौर CEO यूनिलीवर के हवाले से आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, आपकी बड़ी परेशानी क्या है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से? देखें, 2 बड़े मसले हैं। एक रेमिटेंसेस का मसला है जो पिछले तकरीबन कोई 1 साल से चल रहा है कि आप रेमिटेंस नहीं कर पा रहे टू द हेडक्वार्टर्स। दूसरा बात जो प्रॉब्लम दूसरा खड़ा हो गया है वो हो गया बिज़नेस कंटिन्यूटी का, क्योंकि LCs नहीं खुल पा रही, खाम माल आने में बड़ी दुश्वारी पेश आ रही है, उसकी वजह से फैक्ट्रीज़ को रन करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो ये 2 बड़े प्रॉब्लम हो गए हैं जो कि लीड कर रहे हैं टू बिज़नेस कंटिन्यूटी, और खुदा ना खास्ता अगर इसको हमने अभी एड्रेस नहीं किया तो आगे जाके ये मास अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर ट्रांसलेट हो सकते हैं, और इवेंचुअली मास जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ट्रांसलेट हो जाएगी सोशल अनरेस्ट के अंदर। तो फिलहाल इन शॉर्ट ये बेसिकली प्रॉब्लम आ रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी, और बाकी जितनी भी ओवरसीज़ की जो कंपनीज़ हैं या लोकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं उनको मोरलेस यही प्रॉब्लम है। बट रिपैट्रिएशन का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर जो है ओवरसीज़ कंपनीज़ को है। आम लोगों की समझ के लिए रिपैट्रिएशन से मुराद ये है कि जो बैनुल-अक़वामी जो मल्टीनेशनल्स हैं, कंपनियां हैं जो प्रॉफिट बना रही हैं या जो उन्होंने पेमेंट्स करनी है वो पाकिस्तान से बाहर आप भिजवा नहीं पा रहे क्योंकि उसके ऊपर कदगन लगी हुई है। मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था डॉन में, उसमें आपने एक उसके ऊपर फिगर भी दिया है, $1.5 बिलियन आपके रुके हुए। जी, तकरीबन कोई $1.5 बिलियन से कुछ ज़्यादा ही ऊपर अमाउंट होगा, जो कि इस वक्त आपने जिस तरह प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है कि जो प्रॉफिट्स हैं वो एक्यूमुलेट हुए हैं पिछले तकरीबन 1-1.5 साल के, वो रुके हुए हैं और वो रेमिट नहीं हो पा रहे। ये तो एक तरफ का प्रॉब्लम है। उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पिछले 1 साल के अंदर ये रकम आधी हो गई है, बिकॉज जो डिवैल्यूएशन हुई है तकरीबन कोई 50% डिवैल्यूएशन हो गई है पिछले 1 साल के अंदर। तो 2 प्रॉब्लम हो गए, ना आप प्रॉफिट रिपैट्रिएट कर पा रहे हैं हेडक्वार्टर्स को, और ना बेसिकली, और क्योंकि ये डॉलराइज नहीं है और ये हेज नहीं है तो उसकी वजह से इसकी कदर भी तकरीबन 50% से नीचे चली गई है। उसका इवेंचुअल प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो परसेप्शन है पाकिस्तान के बारे में ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स की, वो प्रैक्टिकली जो है ना ख़तरे में पड़ गई है। इसमें मैं भी आता हूँ, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि इस सूरत हाल तक पहुँचने के लिए क्या अवामिल ज़िम्मेदार हैं? मेरे ख्याल में देखें जी, इस सूरत हाल की तो सिचुएशन वही है कि आपके रिज़र्व जो हैं इस वक्त वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गए हैं। $4 बिलियन के आपके रिज़र्व्स हैं आपके, और रिज़र्व आपके क्यों नीचे आ गए हैं? क्योंकि ज़ाहिर बात है उसके अंदर 2 प्रॉब्लम्स हैं। आप ना उतना अर्न कर पा रहे हैं, ठीक है, और आप अपने अखराजात भी नहीं कम कर पा रहे। तो आपको एक में से 2 काम करने थे, या तो आप अपनी अर्निंग्स बढ़ाते, एक्सपोर्ट्स की अर्निंग्स बढ़ाते, रेमिटेंस की आप अपने अर्निंग्स बढ़ाते, या आप अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ाते। ये 3 चीज़ें होती हैं एक किसी भी मुल्क के अंदर डॉलर्स को लेकर आने की।
दूसरा आपने अपने अखराजात को कम करना था, तो आप दोनों काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज हम इस पॉइंट के ऊपर आके खड़े हो गए हैं कि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो टोटल $4 बिलियन के ऊपर आ गए हैं। वो एक महीने की भी हमारी टोटल इंपोर्ट को कवर नहीं कर पा रहे। उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने सिर्फ 3 या 4 इंडस्ट्रीज़ को जो है एसेंशियल्स के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। तो ये बड़ी वजह है, और अब गवर्नमेंट के पास बैंडविड्थ नहीं है कि वो जो तमाम जो प्रॉफिट्स इन्होंने रिपैट्रिएट करने थे, वो उसके लिए इनके पास बैंडविड्थ नहीं है कि उसको रिपैट्रिएट कर सके। अच्छा, अब ये जो मेरा मेन सवाल है आपसे वो ये कि अगर आप इसहाक डार होते और आमिर पिराचा और तलत हुसैन का इंटरव्यू देख रहे होते, तो इंटरव्यू देखने के बाद आप बतौर इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर आप क्या फैसले करते, ये जानते हुए कि कंपल्शंस क्या हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जिस मोड़ पे हम खड़े हो गए हैं वो तो है, और वो इस वक्त तो इर्रिवर्सिबल लग रहा है। मेरे ख्याल में हमें आगे को देखना है कि हमने इसको सॉल्व किस तरह करना है। आपने जो सवाल पूछा है, मैं सब पहले क्या करता कि हमें डायलॉग करना ज़रूरी है, हमें टेबल पे बैठ के कॉन्वर्सेशन करनी ज़रूरी है, और हमने एक गेम प्लान एग्री करना ज़रूरी है एज अ कंट्री, और बेसिकली आगे हम अपने जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको वो गेम प्लान हमको बताएं, हम उनको लाइन ऑफ साइट दें। प्रॉब्लम इस वक्त क्या हो रहा है कि डायलॉग बिल्कुल भी नहीं हो रहा। प्रॉब्लम अपनी जगह पर है, बट कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही, कोई आपस में बातचीत नहीं हो रही कि अगर एक मसला खड़ा हो गया है तो उसको हल किस तरह किया जाए। मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात में जाते हैं, कंपनी मुश्किलात में चली जाती हैं। इन चीज़ों का हल करने का तरीका कार्य है कि आपस में बैठ के आप बातचीत करें, आप डायलॉग करें, और आप मिल के एक ऐसा विन विन सोल्यूशन निकालें जो कि जो बिज़नेस फ्रेटर्निटी है उसको भी नेविगेट करने में आसानी हो, और मुल्क जिस मुश्किल रास्ते से गुजर रहा है वो भी किस तरह मैनेज कर ले। तो इस वक्त डायलॉग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे ख्याल में एट अ कंट्री लेवल इस वक्त डायलॉग नहीं हो रहा, ना इदारों के अंदर डायलॉग हो रहा है, ना पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डायलॉग हो रहा है, और फिर बेसिकली इनका आप फिर जो बिजनेस फ्रेटर्निटी है उनके साथ कोई डायलॉग नहीं हो रहा। अच्छा, ज़रा मुश्किल सवाल है क्योंकि इसकी तफसील में आप जा सकते हैं और हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन मुझे पूछना ज़रूर है आपसे सवाल, अगर आप इख्तिसार से इसका जवाब दे पाएँ कि इस डायलॉग में आप प्राइमरीली किसको इनवाइट करते, डायलॉग के कितने लेवल होते, किस किस टेबल के ऊपर कौन कौन सा डायलॉग हो रहा होता, तो हमें ज़रा तस्वीर तो बताइएगा कि बतौर फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान जिसने तमाम मसाइल हल करने हैं, आपने डायलॉग का जिक्र किया, अच्छी बात है, टेबल के ऊपर पहले डायलॉग के अंदर कौन बैठा हुआ हो? देखिए, डायलॉग के ऊपर डेफिनेटली फाइनेंस मिनिस्ट्री से लोग होंगे, ठीक है, बिकॉज दे आर द वन रनिंग द शो। उसके बाद आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी डायलॉग के अंदर लोग इन्वॉल्व हैं, बिकॉज रेमिटेंसेस का एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि रिपैट्रिएट नहीं हो पा रहा। और मेरे ख्याल में FBR से लोग होने ज़रूरी हैं, क्योंकि जो आपका पूरा जो टैक्स स्ट्रक्चर जिस तरह बना हुआ है वो टैक्सिंग द ऑलरेडी टैक्सड हो रहा है। तो ये 3 लोगों का होना ज़रूरी है कि किस तरह हम मिलके एक इस तरह का गेम प्लान बनाएं कि हम कलेक्टिवली मुल्क को इस मुश्किल हालात से निकाल सकें। ये 3 मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द डायलॉग। और जो कौमी लेवल का डायलॉग है, क्या उसके अंदर सियासी जमातों को भी होना चाहिए? ये तो हो गया ना वो टेबल जिसके ऊपर आपके हिस्से के हवाले से मसाइल का हल तलाश करना। इसके अलावा भी पैरेलल डायलॉग्स आपके ख्याल में ज़रूरी है या नहीं? देखिए, मेरे ख्याल में आइडियली तो ये जो दूसरा आप डायलॉग की बात कर रहे हैं, आइडियली तो ये आपस में इनको डायलॉग करके इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, बिकॉज बिजनेस फ्रेटर्निटीज का जो मेन चीज़ होती है कि दे विल वर्क विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। हमारा कोई वी आर इनडिफरेंट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में बैठ के इसको खुद सॉर्ट आउट करेंगी। मगर अगर कहीं भी अगर समझते हैं कि बिजनेस फ्रेटर्निटी इस चीज़ को हेल्प आउट कर सकती है, तो वी आर मोर देन हैप्पी टू लीन इन एक्चुअली। आमिर पिराज साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन सर वक्त के लिए। इस उम्मीद के साथ कि इसहाक डार इस इंटरव्यू को देखेंगे और जिस टेबल का आपने जिक्र किया वो सजाएंगे और वहाँ से इस मसले का हल निकलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस।